सो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज यहाँ से हम थर्ड लेक्चर, और मैंने आपके ग्रुप में भी अपडेट किया आपको। लास्ट 2 क्लासेस में हमने 2 लेक्चर लिए थे और वो अक्टूबर में हुए थे। एक हुआ था 2 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर को, जब आपकी स्टैट्स क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो स्टैट्स के साथ साथ हमने प्लान किया था अक्टूबर नवंबर में कि माइक्रो की एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, बट फिर टाइम एडजस्ट नहीं हुआ। मेरा भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था और आप लोग तो बिजी होते ही हो हमेशा, ट्यूशंस एंड स्कूल एवरीथिंग। तो एक सबको एक टाइम पे मैनेज करवाना मुश्किल रहता है, तो इसलिए अब हमने एक्स्ट्रा क्लासेस का प्लान किया है। स्टैट्स आपकी ऑलमोस्ट ओवर है, थोड़ा सा रह गया पार्ट इंडेक्स नंबर का, तो वो भी दिसंबर में प्लान कर लेंगे, ठीक है, सो दैट दिसंबर में फ्री हो जाए, तभी हम जनवरी से कुछ एडिशनल कर पाएंगे। रिवीजन है या हमने कुछ और करना है, क्वेश्चन बैंक करना है आपके साथ माइक्रो का, स्टैट्स के अंदर और क्वेश्चन हैं, स्टैम्प पेपर्स हैं। होती है बेटा, हमारी इंस्टीट्यूट की ऑफ होती है जो क्रिसमस हॉलीडे विंटर हॉलीडेज होती है 25 से 2 जनवरी, वो 1 वीक की मिलती है आपको, वो भी आपको मैसेज आ जाएगा। तो लेक्चर सब होंगे बेटा, 2 महीने हमने आपको तंगी करना है। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। और फर्स्ट 2 लेक्चर्स जिन लोगों ने नहीं देखे उस टाइम, अगर कोई था ही नहीं बैच में, वो जरूर देख लेंगे, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया और ऐप पे तो ऑलरेडी होते ही हैं। तो ये लेक्चर हुए थे इससे पहले, सप्लाई का मीनिंग, सॉरी ये सप्लाई का मीनिंग, फिर सप्लाई के अंदर फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सप्लाई, और उन फैक्टर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक प्राइस का रीजन होता है और एक अदर फैक्टर्स का। जब प्राइस का रीजन होता है तो हम उसको मूवमेंट बोलते हैं, और अदर फैक्टर्स के रीजन को शिफ्ट बोलते हैं। तो ये लास्ट पेज ये रहा होगा, तो ये हुआ होगा। फिर उसके 2 पार्ट हैं, इंक्रीज डिक्रीज, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का इंक्रीज से, कॉन्ट्रैक्शन का डिक्रीज से। ये हमारा पार्ट ओवर हो गया था 13 अक्टूबर को, 2 लेक्चर हुए थे। उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर स्टार्ट करना था। आपको नोट्स मिल चुके हैं, दोनों चैप्टर्स एक ही उसमें दिए थे, शॉर्ट चैप्टर्स हैं। तो आज हमारा टारगेट रहेगा इलास्टिक सप्लाई। जैसे ही ओवर हो जाता है यू विल लीव, नहीं होता तो फिर यू विल स्टे, जब तक चैप्टर ओवर नहीं होता। आई डोंट नो 2-2.5 घंटे 3 घंटे, हाँ जी शुरू कर रहे हैं, तभी आपको ब्रेक दिया पहले 10 मिनट की। तो नोट्स सबके पास है, आपके पास नहीं है, और सबके पास है नहीं, मिल चुके ना आपको? नहीं, जिनको मिल चुके वो नहीं, जिनको मिले नहीं यहाँ से, तो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने बाद में लेटर ऑन ज्वाइन किए, ठीक है, सारा आप भी रिसीव कर लेना बाद में। तो स्टार्ट करते हैं इलास्टिक सप्लाई का मीनिंग। फिर वो कर्टन करना, आवाज आती रहनी तो उनकी। तीन कॉपी नोट देखिए, जो सप्लाई है, सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये हम सब जानते हैं। इतना ही लिंक है इसका प्रीवियस चैप्टर के साथ। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, सप्लायर की टेंडेंसी सप्लाई करने की बढ़ती है। जैसे आप मुझसे ज्यादा पैसे दो, मैं आपको ज्यादा सर्विस दूंगा, तो मैं ऐसा बोलता हूँ तो सही है, ज्यादा पैसों पे ज्यादा प्रॉफिट है मेरा, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। आप जितने ज्यादा पे करते जाओगे उतनी सर्विसेज आपकी बढ़ती जाएगी। मैं आपको अकाउंट्स, माइक्रो, स्टैट्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, इंग्लिश सब पढ़ाने को तैयार हूँ, मैं आपको सप्लाई करने को तैयार हूँ, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और टीचर है। इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, हम लोग तो टीचर्स लोग हैं ना, इंस्टीट्यूट का काम है पढ़ाना, हम तो एक टीचर हैं जो पढ़ाता है, ठीक है, तो कोई भी टीचर हो सकता है। तो अगर आप कोचिंग सेंटर को ज्यादा पैसे दोगे तो आपको मैथ्स की सर्विस मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, और मिलती रहेगी सर्विसेज। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी सप्लाई भी बढ़ती रहेगी, और प्राइस सप्लाई मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगी, इसमें मेरा हमेशा प्राइस के साथ क्या लिंक रहेगा, पॉजिटिव। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, अदरवाइज लास्ट टॉपिक का या लास्ट लेक्चर का हमारे इस चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हमने उसी बात को एक नए स्टाइल से पढ़ना है। अच्छा, जिन लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर कर लिया है उनके लिए वैसे बहुत ईजी है, ठीक है, जो आज होने वाला है। अब हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है और लॉ सप्लाई क्या था। ये 2 वर्ड्स आपके सामने आएंगे एज ए स्टडी। लॉ सप्लाई जस्ट एक रिलेशनशिप शो करता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, ये बोलता है। ये लॉ हमेशा लगेगा, बट इसकी कुछ क्या है, एक्सेप्शंस भी हैं, इसके लिए कुछ अजम्पशंस भी हैं।
लेकिन उस लॉ सप्लाई को जब हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट होता है जब उसका, मेजरमेंट कैसे होगा, हम उसकी एक्सटेंट या डिग्री निकालेंगे, तभी चैप्टर में न्यूमेरिकल आ जाता है। हम ये देखेंगे सप्लाई कितने परसेंट चेंज होगी प्राइस के चेंज होने से। इस पहले हम क्या देखते थे, हम देखते थे कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज होगी, बट अब हम ये देखेंगे कि कितने परसेंट चेंज होगी। क्या असर आता है वो तुम्हें पता है, क्या असर आता है बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। हमारे पास पॉजिटिव चेंज आता है, ये तुम्हें समझ आ गया, बट पॉजिटिव चेंज कितना आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर, हाँ नहीं वो तो बाद में आई थी बात, सपोज आप 20% एक्स्ट्रा फीस देते हो, तो मेरी सप्लाई 20% ही बढ़ती है, 30% बढ़ती है, या 10% बढ़ती है। ये तीन इफेक्ट हो सकते हैं, या सप्लाई बढ़ती ही नहीं, कुछ हो सकता है, 0% भी हो सकता है आंसर, या अनलिमिटेड बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ा दूंगा सप्लाई की तुम गिन नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो 20% ज्यादा एक्स्ट्रा पे कर दो बस मुझे, मेरी सप्लाई पे इफेक्ट पक्का आएगा। तो कितना इफेक्ट आता है सप्लाई के ऊपर प्राइस के चेंज होने से, ये वो टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और इलास्टिसिटी आपके लिए कोई नया वर्ड तो होता नहीं, 10th क्लास तक आपने इसको सुना होता है, समझा होता है। इलास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिवनेस चेंज होने का, है ना। तो अगर जैसे मैं आपको हिट करूं तो कितने दूर जाके गिरोगे, ये दो बातों पर डिपेंड है, कि एक तो मेरा हिट कितना है, कितनी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, एक है कि तुम कितने वीक हो, उससे तुम हवा में उड़ ही जाओ, तुम इतने वीक हो सकते तुम्हें कुछ हो ही ना, है ना। तो ये इलास्टिसिटी होगी कि मैंने तुम्हें हिट किया और तुम वहीं पे खड़े हो, तो सर ऐसी चीजों में से इफेक्ट नहीं होता। हाँ 0%, तो हिलती नहीं, जैसे वॉल है, मैंने काफी ट्राई किया है, जब सब लोग चले जाते हैं मार्केट में, शॉप्स बंद होते हैं, तो इस वॉल को थोड़ा सा आगे कर लें सो दैट मेरा क्लासरूम बड़ा हो जाए, पर होती ही नहीं। मैंने 15-20 लोगों को बुलाया भी, 8-10 बाउंसर्स बुलाए, है ना, सबको बुलाया, लेकिन हुआ नहीं, रेसलर्स को बुलाया, कुछ भी नहीं हुआ, ये ना दीवार, वो कहते तोड़ सकते हैं आगे नहीं सरकेगी, तोड़ना तो है नहीं, फिर तो पजल देगा, टूटेगी तो मीन्स इस वॉल में ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर रबर बैंड की बात करें, रबर बैंड में फ्लेक्सिबिलिटी है, रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो हो जाएगा, वो तो फ्लेक्सिबल है, बट वो भी कुछ बातों पे डिपेंड होगा कि रबर बैंड का साइज क्या है, थिकनेस क्या है। तो इसलिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम प्राइस के कारण सप्लाई में कितना चेंज आता है, एट व्हाट डिग्री, एट व्हाट एक्सटेंट, परसेंटेज चेंज निकालने वाले हैं। डिग्री को हम परसेंटेज में निकालेंगे, 10%, 20%, 30%। जबकि जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें से ये देखते थे चेंज क्या होगा, डायरेक्शन क्या रहेगी, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस के कम होने से सप्लाई, बेटा अभी तो थोड़ी, प्राइस के कम होने से सप्लाई कम होगी। तो आप इसका मीनिंग खुद ही पढ़ सकते हो। इट मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस। ये तो इंट्रो है हमारी, मेन इस चैप्टर में से आपको सिर्फ न्यूमेरिकल आना है, थ्योरी आने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का वो है, ठीक है हमें समझ आ गया कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई 30% बढ़ेगी मान लो, या 20% बढ़ेगी, पर वो किन बातों पे डिपेंड है, तो उसके हैं फैक्टर्स। आपको पता है हर चैप्टर में फैक्टर्स आ जाते हैं, डिमांड के फैक्टर्स थे, ऐसे सप्लाई के भी फैक्टर्स थे। अब किसके फैक्टर्स हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर मैं पेरिशेबल गुड्स की प्राइस बढ़ाता हूं, उनकी सप्लाई पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। जब बोलते हैं ना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता या कम इफेक्ट आता है, तो उसको बोलने का तरीका होता है इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं, और अगर इफेक्ट आता है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक। तो हम मानेंगे पेरिशेबल गुड्स की जो सप्लाई है ना, जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, उनका उनके ऊपर प्राइस का इफेक्ट नहीं आता। रीजन, मान लो मैं वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल बेच रहा हूँ, वेजिटेबल्स, मुझे पता है वेजिटेबल्स खराब हो जाती हैं, मैंने संभाल के नहीं रख सकता, और आज प्राइस कम होगी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, इन सब चीजों का प्राइस कम हो गया, तो भी मुझे बेचना ही है, मैं अपनी सप्लाई कम नहीं कर सकता। अगर मैं घर ले जाऊंगा तो फिर तो वैसे ही खराब हो जाएगी,
और हर किसी के पास कोल्ड स्टोर तो है नहीं, फ्रिज तो छोटा सा होता है ना। आप 50 किलो वेजिटेबल्स कैसे संभाल लोगे घर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज। तो पेरिशेबल गुड्स खराब हो सकती है। ऐसे ही जितने भी जैसे डेयरी फार्मिंग के लोग हैं, बफलोज वगैरह हैं, जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जितना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में, काओ बफलोज, उनके थ्रू जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है, वो मिल्क सेम डे सप्लाई होता है। क्या हम उसकी सप्लाई रोक सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि मिल्क क्या है, पेरिशेबल। वो ना एक दिन भी रोकते बेटा, ये रियल लाइफ है उनकी। जैसे मान लो उनके पास 50 लीटर मिल्क है और आज मिल्क का रेट क्या है, कम है, ठीक है, तो क्या करेंगे वो उस रेट पे ही सप्लाई कर देंगे। किसको सप्लाई करते हैं वो, या तो आम पब्लिक, या जो मिल्क प्लांट्स होते हैं, वेरका, अमूल, ये लोग मिल्क कहाँ से लेते हैं, इन लोगों से, तो ये लोग उनको बेच आते हैं। तो अगर मेरा डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है, मेरे पास घर में 50 बफलोज है, मेरा काम क्या होगा, यही मिल्क प्रोड्यूस करना। तो मिल्क बन गया 50 लीटर, 100 लीटर, ये पेरिशेबल है, तो ये मुझे सप्लाई करना पड़ेगा। तो प्राइस का बढ़ना या कम होना पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई को इफेक्ट नहीं करता या कम कर सकता है। लेकिन अगर गुड्स बेटा ड्यूरेबल है, मान लो मेरा बिजनेस फर्नीचर बनाने का है, मशीन्स बनाने का है, तो इफेक्ट करेगा। हाँ, दिवाली लाइट्स का है, कोई बात नहीं, इस दिवाली पे नहीं बिकेंगी, अगली दिवाली बिक जाएंगी, तो यहाँ प्राइस के कम या बढ़ने से मेरी सप्लाई पे इफेक्ट पक्का आएगा, क्योंकि मैं सप्लाई को रोक सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ, चीजों को संभाल सकता हूँ, वो चीजें खराब नहीं होती हैं। एलईडीज, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल है, कोई भी चीज है, वो पेरिशेबल थोड़ी ना है कि अगर बॉक्स में मोबाइल पड़ा रहेगा तो मेल्ट हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये चीजें तो इनके लिए ना, पेरिशेबल चीजों के लिए। घर में जैसे चीजें खराब हो जाती हैं, पावर कट हो गया, पूरा दिन लाइट नहीं आई, फ्रिज में मिल्क पड़ा था खराब हो गया, आपके घर में ऐसा हुआ होगा कभी कभी, तो वो पेरिशेबल है, ड्यूरेबल चीजों पे इफेक्ट नहीं आता। तो इसलिए हम ड्यूरेबल चीजों की सप्लाई को रोक सकते हैं। एक बात को दे दो पहले, एक इनको दे दो, वन कप मोर। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कमोडिटी। तो इसमें सप्लाई पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट पे, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब ना कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ना लिख देते हैं ऑब्सलीट या एडवांस, वो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निक नहीं होती। टेक्निक का मीनिंग होता है बनाने का तरीका। कुछ कंपनीज का टेक्निक फ्लेक्सिबल है। क्या आपने नोकिया सुना, नोकिया के बारे में? यस सर। अब नोकिया मार्केट से बाहर क्यों हो गया एकदम से, क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी शायद, बाकी मुझे पता नहीं क्या रीजन होगा। लेकिन जो दूसरी कंपनीज आई, सैमसंग आई, या दूसरी चाइनीज, एप्पल तो फिर अलग चीज होगी, जो बाकी चाइनीज कंपनी जब आई, जैसे हम वो ओप्पो, वीवो, वन प्लस, मोटोला है ना, रेडमी, ये इनकी जब बात करते हैं ना, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी फ्लेक्सिबल है बेटा, ये 10,000 में भी आपको वो चीज दे देते हैं जो सैमसंग 50,000 में देता है। ये रीजन है इनके बिकने का। अब रेडमी को बोलो मुझे मुझे 15-20 हज़ार में अच्छा सामान दे दो, बोले सर ये तो बहुत अच्छा आ जाएगा। 15-20 हज़ार अगर तुम रेडमी भी खर्च कर रहे हो, तो वो तो आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा दे देंगे, वो तो बहुत अच्छा दे देंगे आपको, वो तो आपको सॉफ्ट वो अच्छा प्रोसेसर दे देंगे, है ना, हर चीज अच्छी दे देंगे। आप एप्पल को बोलो कि 20,000 में एक अच्छा सा फोन निकाल दो, आईफोन 5। बोलेंगे फिर गरीबों वाला फोन है वो। आईफोन 5 जो होता है ना, वो गरीबों का आईफोन होता है, कि मुझे आईफोन यूज करना है पर ज्यादा पैसे है नहीं, फिर वो SC5 निकाल देते हैं, है ना। तो वो क्या है फिर, एप्पल बस नाम नाम का ही होगा। पर बेटा 48 मेगापिक्सल कैमरा और ये सब चीजें, अच्छा प्रोसेसर, ये सब चीजें नहीं देगा एप्पल, क्योंकि एप्पल कहता मेरी टेक्नोलॉजी टेक्निक फ्लेक्सिबल नहीं है। मेरी जो मशीन है जो फोन बनाती है, वो महंगा प्राइस ही, महंगे वाले फोन ही बना सकती है, वो सस्ते फोन नहीं होती। इसलिए 5-10 हज़ार में एप्पल का फोन तो स्टार्ट भी नहीं होता होगा मुझे लगता है, लेकिन रेडमी स्टार्ट हो जाता है। एक रिक्शा चलाने वाले के पास रेडमी होता है 4,000 का, 5,000 का। मोटरोला, लावा, पता नहीं कौन सी कंपनीज होती है, ठीक है, 8-10 हज़ार में तो बहुत अच्छा फोन आता है।
तो ये जो कंपनीज हैं इनकी टेक्निक क्या है, फ्लेक्सिबल। ये कंज्यूमर के हिसाब से डिजाइन करती है। इनको अगर सेगमेंट पकड़ना है 10,000 वाला, तो 10,000 वाला का सेगमेंट भी है इनके पास, है ना। 20,000 वाला भी है, 30,000। ऐसे सैमसंग भी बेटा, सैमसंग का फोन 3500 का भी आता है, 1500 का भी आता है। तो वो कितनी टेक्नोलॉजी फ्लेक्सिबल है सैमसंग की। मतलब आपको 1500 में फोन मिल जाएगा सैमसंग का कीपैड वाला, 1500, 2000, 3000, 3500। और सैमसंग का फोन 1.5 लाख का भी आता है, 2 लाख का भी आता है। कितना फ्लेक्सिबल बेटा, मतलब 1500 और 1.5 लाख, मजाक हो गया ना। एक कंपनी 1.5 लाख का फोन भी बना रही है और 1500। इससे उसकी प्राइस बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। क्योंकि ओल्ड एज पर्सन है कोई घर में, उसको आता नहीं मोबाइल यूज करना, स्मार्टफोन, उसको चाहिए कीपैड वाला। अब कीपैड वाला फोन ना या तो नोकिया दे रहा है या सैमसंग दे रहा है, ज्यादा कंपनीज नहीं दे रही। इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, फ्लेक्सिबल है। पर स्मार्टफोन बनाने में नोकिया पीछे रह गया, वहाँ सैमसंग आगे निकल गया, दूसरी कंपनी आगे निकल गई। तो जहां आपकी टेक्निक फ्लेक्सिबल होगी वहां आप कंज्यूमर के हिसाब से 1500 में बना दोगे और 1.5 लाख में भी बना दोगे, तो आपकी सप्लाई प्राइस के हिसाब से बढ़ेगी। अगर आपकी आपकी टेक्निक रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बना सकते, फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, फिर आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हम लोग थे ना जैसे 7-8 क्लास में, तब ऐड आती थी राजदूत, एक मोटरसाइकिल थी राजदूत, आपने सुना भी नहीं होगा। तब धर्मेंद्र जो हीरो है वो ऐड करते थे राजदूत की, वो मोटरसाइकिल चला के दिखाते थे। अब राजदूत, एनफील्ड, ये कंपटीशन से बाहर क्यों हो गए, क्योंकि ये एक जैसा ही बना सकते हैं बस। लेकिन बजाज, हीरो होंडा, अब ज्यादातर बाइक्स आपको बजाज, हीरो होंडा ऐसी दिखती है। आपको रॉयल एनफील्ड की तो एक ही बाइक दिखेगी, एक जैसी ही होती है, या अब जाके 2-4 उन्होंने डिजाइन निकाले हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं थे। आप बोलोगे 30,000 में मुझे रॉयल एनफील्ड चलाना है, बोलेंगे 30,000 में तो नाम मत लो, आएगा नहीं। बजाज दे देगा, बजाज 30,000 से बाइक निकाल देता है, 30-40,000 से, फिर 1.5, 2 लाख, 3 लाख, पल्सर तक, फिर वो पता नहीं कहाँ से चला जाता है। वो लोग फ्लेक्सिबल हो गए। तो इस तरह से सप्लाई कंज्यूमर के हिसाब से ज़्यादा है या कम है, ये आपकी टेक्निक पे डिपेंड करता है। दूसरा है, तीसरा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब आपकी टेक्निक चेंज नहीं होती, आप कम प्राइस में नहीं बना सकते, तो प्राइस का बढ़ना या कम होना आपकी सप्लाई को इफेक्ट नहीं करता। क्योंकि मान लो बाइक आ गई 30,000 में, तो रॉयल एनफील्ड बोलेगा मेरे को तो आता नहीं बनाना, पता नहीं लोग कैसे बना रहे हैं, दे आर फ्लेक्सिबल ना। तो 30,000 में 100 सीसी निकाल देते हैं, तुम्हें 400 सीसी बनाना था सर, 100 सीसी की बाइक 30,000 में तैयार हो जाती है। एवरेज भी ज़्यादा है उसकी, 80 की एवरेज है। ये लोग 2 लाख की बाइक बेचते हैं, एवरेज 10 की, क्या फायदा उसका, कस्टमर से पैसे ज़्यादा ले लिए और आपने उसको इतनी भारी भरकम बाइक दे दी, वो चला भी नहीं पा रहा, गिर गया तो और पंगा बाइक के साथ ही। एवरेज बिल्कुल कम है, 10 की एवरेज है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो मार्केट से बाहर हो जाती है वो चीज़ें। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, ये भी सप्लाई को इफेक्ट करती है बेटा। जब आप रिस्क बियरिंग होते हो ना, तो आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आप नई नई मार्केट्स में जाके अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हो, आप रिमोट एरियाज में जाके एक अलग प्रोडक्ट बना देते हो, अर्बन एरिया में अलग बना देते हो, मेट्रो सिटीज में अलग बना देते हो, जैसे हर कंपनी करती है। अब देखो, जो सैमसंग का मोबाइल इंडिया के लिए बनता है वो फॉरेन कंट्रीज के लिए नहीं बनता, वो अलग बनता है। जैसे मान लो मैं फोन यूज कर रहा हूँ, मान लो कोई भी, वो फोन अगर ऑस्ट्रेलिया से आया है, वो सिंगल सिम है और उसमें कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती। लेकिन वही कंपनी जो इंडिया में बना रही है फोन, इंडिया के लिए बना रही है, इंडिया में डबल सिम आते हैं। जैसे ये कंपनी के जो फोल्ड कंपनी से, फोल्ड 4, फोल्ड 5, फोल्ड 6, ये ना S24 अल्ट्रा जिसकी तुम बातें करते हो आजकल, ये ऑस्ट्रेलिया से मैं जब मैंने परचेज किया तो सिंगल सिम मिला, और इंडिया से अगर देखा तो डुअल। कंपनी सेम है, नाम सेम है, प्रोडक्ट सेम है, प्राइस सेम है, क्योंकि इंडिया में डुअल सिम चाहिए लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को नहीं चाहिए, वो एक ही नंबर रखते हैं अपने पास। यहाँ इंडिया के लोग कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इलीगल है वहाँ तो किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना और विदाउट परमिशन। तो सैमसंग, अब मेरे पास एक फ़ोन है S10 प्लस, वो कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता है, बट दूसरे को पता नहीं चलता क्योंकि इंडिया से खरीदा था। उसमें ऑटोमेटिक इनबिल्ट फीचर है, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना पड़ता। तो जब भी हम मुझे कॉल करते हो अपने ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाती है,
पर दूसरा फ़ोन मैंने इंडिया से नहीं खरीदा, बाहर से खरीदा, उसमें कॉल रिकॉर्डिंग होती नहीं। अगर मैं सॉफ्टवेयर डालूंगा तो पहले आपको फ़ोन करे, मैसेज दे देगा, टोन आएगी, कॉल इज़ रिकॉर्डेड, सामने समझ आएगा कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, फिर अलर्ट हो जाएगा वो, राइट। तो ये डिफरेंस है। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है सैमसंग की, इसलिए वो हर कंट्री के लिए अलग फ़ोन बनाती है, तो उनको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। और एक फ़ोन बनाने का मतलब पूरी कंट्री के लिए बनाने का मतलब क्या है, 1 लाख पीस बनाना, 2 लाख पीस बनाना, वो लोग बनाते होंगे। क्योंकि अब आईफोन है तो कितने बिकते होंगे पूरे वर्ल्ड में, बनाने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से एप्पल कंपनी रिस्क बेयरिंग नहीं है इतनी, सैमसंग कंपनी ज़्यादा है, क्योंकि वो कस्टमर की पॉकेट के हिसाब से रिस्क ले रही है, फ़ोन भी बना रही है, इंडिया के लिए अलग फ़ोन, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग फ़ोन, आईफोन एक जैसा ही बना रही है, कहीं से खरीदो फ़ोन से ही मिलेगा, आईपैड से ही मिलेगी। तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी से बड़ा फर्क पड़ता है। प्राइस अगर ज़्यादा या कम होती है, अगर आप रिस्क बेयरिंग हो तो आप बना सकते हो प्रोडक्ट। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। फोर्थ है नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, ये वही बेटा, रेनिंग, वाटर, एयर पोल्यूशन, ये सब चीज़ें, ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो वीट, राइस, फ्रूट्स बनते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई एप्पल बहुत ज़्यादा आ रहा है ऊपर से, क्यों आ रहा है ज़्यादा, नो क्योंकि नेचर उसको क्या कर रही है, फेवर। जितना स्नोफॉल चाहिए एप्पल को उतना ही मिला, कश्मीर में, कुल्लू में, शिमला में, या अपर एरिया शिमला का जो है वहाँ पे फ्रूट बनते हैं, कनौर है एरिया, वहाँ का एप्पल बहुत फेमस है कनौर का, लेकिन स्नो चाहिए उसको, अगर ज़्यादा या कम हुई तो खराब हो गया। तो जो प्रोडक्ट नेचर पे डिपेंड करते हैं, जैसे पेरिशेबल गुड्स भी वैसे ये है नेचुरल गुड्स, तो नेचुरल गुड्स के ऊपर प्राइस का इफेक्ट नहीं आता। नहीं होता। अगर इस बार कनौर का एप्पल 300 रुपये किलो भी बिके तो कनौर का एप्पल ज़्यादा बनेगा नो नहीं, वो तो उस बेस पे ज़्यादा बनेगा कि अगर नेचर हेल्प करती है। पर अगर कोई प्रोडक्ट मशीनी प्रोडक्ट है, मशीन पे बनता है, तो ज़्यादा प्राइस प्राइस होगी तो ज़्यादा बना देंगे। जैसे मेरे नोट्स हैं, क्या मेरे नोट्स स्नोफॉल पे डिपेंड है, नो सर। आज मेरे साथ नोट्स दे दो, मैंने बोला स्नोफॉल होने दो, स्नोफॉल होगी तो नोट्स बना देंगे, क्योंकि नोट्स निकलेंगे तब स्नोफॉल होगी, ऐसे निकलेंगे नहीं, पर ये तो है नहीं स्नोफॉल, रेनिंग, गर्मी, सर्दी का मतलब नहीं, बाहर कैसा मौसम है नोट्स पे डिपेंड नहीं है। आप पैसे रखो यहाँ, नोट्स ले लो, पैसे बढ़ाओ, नोट्स ज़्यादा ले लो, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते जाओगे नोट्स की प्राइस बढ़ती जाएगी, क्योंकि नोट्स तो प्रिंटर में बनाने, उसका वेदर से क्या लिंक है, क्योंकि आज वेदर अच्छा नहीं तो नोट्स निकल नहीं पाएंगे, तो आप लोग से वैसे मना कर दो ना, वेदर का बहाना क्यों मारते हो, वेदर का तो लिंक ही है नोट्स के साथ, ठीक है। तो इसलिए नेचुरल कंस्टेंट्स के केस में प्राइस इफेक्ट नहीं करती, अगर मशीनी प्रोडक्ट है तो वहाँ प्राइस मैटर करती है। अब है नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड, ये है अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाने में दूसरा प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जैसे मान लो कि हम पनीर बना रहे हैं, पनीर में क्या यूज हो रहा है, मिल्क, मिल्क किसी और चीज में यूज भी हो रहा है, मिल्क कहाँ यूज हो रहा है, कर्ड में, कर्ड बनाने में यूज हो रहा है। अब मान लो कि मैरिज सीजन होता है जब, तो मैरिज सीजन में पनीर की डिमांड बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू कर्ड, तो फिर वेरका को देखना पड़ता है, अमूल को देखना पड़ता है कि वो मिल्क कहाँ यूज करे, दोनों का रॉ मटेरियल क्या है, मिल्क है। तो अगर उनको लगता है कि ये दोनों में यूज होगा, पनीर में भी और कर्ड में भी, तो प्राइस किसका ज्यादा है, पनीर का या कर्ड का, प्रॉफिट किस में ज्यादा है, तो एज ए वेरका, एज ए अमूल मेरा डिसीजन होगा कर्ड छोड़ो, कर्ड तो लोग घर पे बना लेंगे, कर्ड छोड़ दो, उसकी डिमांड ज्यादा आती भी नहीं, हर घर में पनीर नहीं बनाते, लेकिन क्या बनाते हैं, कर्ड, शायद आपके मोम घर पे बनाते होंगे कर्ड, पनीर तो नहीं बनाते, बोलते जा एक पैकेट पकड़ के ला पनीर का, तो बोलो वो भी घर बना लो, मतलब कौन लेगा पंगा, कर्ड तो बहुत ईजी अपने बन जाता है, कुछ ही करना है, रात को रखना है, तुम कुछ मत करो अपने बन जाएगा, पनीर के पंगे बहुत हैं, फिर सही बनेगा या नहीं बनेगा ये नहीं पता, तुम अमूल जैसा पनीर कैसे बना दोगे, कर्ड तो उससे बेटर बना लोगे, अमूल को पता है पनीर लोग नहीं बना पाएंगे, तो हम जो मिल्क है कहाँ यूज करें, पनीर बनाने में, कर्ड छोड़ दो, इस तरह से आपकी सप्लाई इलास्टिक होगी, क्योंकि आपका जो इनपुट है वो कहीं और भी यूज हो रहा है, लेकिन जी जो आपकी कॉपी के पेज है, पेपर है, पेपर किससे बनते हैं, वुड किससे, वुड एक स्पेशल ट्री है उसकी वुड से या वट, क्या वो ट्री कहीं और यूज होते हैं, नहीं, तो पेपर की सप्लाई पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है वो स्पेसिफिक है, वो ट्री, वो वुड उस पेपर के लिए ही यूज होती है, तो पेपर इंडस्ट्रीज की सप्लाई इफेक्ट नहीं होती, कि उसका इनपुट एक ही जगह यूज होता है, तो प्राइस के कारण किस किस प्राइस पे इफेक्ट आएगा,
जिसका इनपुट कहीं और यूज होता है, और जिसका इनपुट यूज ही पेपर बनाने में होता है, तो प्राइस बढ़े या कम हो, उसका यूज तो एक ही जगह होगा और उतना ही यूज होगा, तो पेपर उतना ही आएगा बेटा मार्केट में, पेपर प्राइस ज्यादा हो या कम हो, पेपर की सप्लाई पे प्राइस का इफेक्ट नहीं आता। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम एलिमेंट अब आप समझ चुके हो। आपने प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में सुना था कि शॉर्ट पीरियड होता है और एक लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में सप्लाई पे इफेक्ट आता है, किसका आता है इफेक्ट? वेरिएबल फैक्टर्स। तो प्राइस अगर बहुत बढ़ती है तो मैं सप्लाई नहीं बढ़ा सकता ज्यादा, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में मैं सिर्फ क्या चेंज कर सकता हूँ, फिक्स रेट रिमेन्स, बट लॉन्ग पीरियड में ना मेरे पास टाइम ही टाइम है। अगर प्राइस ज्यादा देने को तैयार हो आप, तो लॉन्ग पीरियड में हम नहीं, डिमांड नहीं, सप्लाई बढ़ा सकते हैं प्राइस के हिसाब से, है ना। मैं अपने फिक्स फैक्टर चेंज करता हूँ और दोनों चीजें, प्राइस बढ़ने पे हम लॉन्ग रन में इफेक्ट करते हैं। तो अगर मुझे पता हो कि लॉन्ग रन में, मुझे अगर ये पता चले कि लॉन्ग रन में कोचिंग सेंटर की फीस बढ़ने वाली है, तो मैं एक नया कोचिंग सेंटर खोल सकता हूँ आपके लिए, आपके ही सेक्टर में, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइस ज्यादा है तो जब कोचिंग सेंटर खोलेंगे तो फिक्स फैक्टर भी चाहिए होंगे और वेरिएबल भी। टीचर तो वेरिएबल है, बाकी जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, मैं अगर बाहर चला जाऊँ तो बाकी सारे फैक्टर कौन से हैं? फिक्स्ड। मेरे बिना भी यही होते हैं, तुम यहाँ के बैठ के पढ़ते रहो, फिक्स फैक्टर तो तुम्हारे पास है ही नहीं। मैं तो सिर्फ वेरिएबल हूँ, तो मैं अपनी क्लास को वेरिएबल कर देता हूँ। आज लॉन्ग क्लास है 4 घंटे की, महा क्लास है 8 घंटे की, आज क्लास ही नहीं है, ये मैसेज है ना, नो क्लास टुडे। तो वैल्यू फैक्टर कम होते हैं। जिस दिन नो क्लास टुडे होती है, क्या उस दिन ये फर्नीचर नहीं होता यहाँ पे, ये तो लगे रहते हैं यहाँ पे, तुम आके बैठ के पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टीट्यूट तुम्हारी रहती है ना। लेकिन तुम सोचते हो कि जब टीचर ही नहीं आए तो हमने क्या जाना, जबकि ये क्लासरूम तो फिर भी आपका ही है, टीचिंग नहीं होनी लेकिन, तो सिलेबस आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए वेरिएबल फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस बन जाती है, फिक्स फैक्टर तो हमेशा रहते हैं। लॉन्ग रन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों बढ़ जाते हैं। तो सप्लाई ज्यादा इलास्टिक कहाँ है, लॉन्ग रन में शॉर्ट रन में? लॉन्ग रन में हम कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बोलोगे सर मैं रहता हूँ 30 सेक्टर में, तो वहीं पे इंस्टीट्यूट खोलो आज शाम को, मैं वहीं आ जाऊंगा, कैसे पॉसिबल? इवनिंग में कैसे खुल जाएगी इंस्टीट्यूट? उसके लिए प्लानिंग चाहिए, शोरूम चाहिए, इंफ्रा बनेगा उसमें। लॉन्ग रन में खोल लेंगे तो लॉन्ग रन में सप्लाई बढ़ जाएगी। मेरी कोचिंग पंचकुला में भी शुरू हो सकती है, मोहाली भी हो सकती है, बट आई नीड लॉन्ग रन। ऐसे नहीं आपको फोन आया सर मैं मोहाली से हो रहा हूँ, ओके बेटा, फिर मोहाली से खोल देते सेंटर, बस आ जाओ शाम को 5 बजे आपको सेंटर मिलेगा, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। फ्यूचर में क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, कोचिंग सेंटर्स की फीस बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ेगा, तो फिर नए कोचिंग सेंटर तो पक्का खुलेंगे। मैं खोलूँ या कोई और खोले, मोहाली में आपके पास कोचिंग सेंटर आ ही जाएगा खुद ही, वो लॉन्ग रन में। मार्केट स्ट्रक्चर ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही मार्केट फॉर्म्स है, जब वो करवाऊंगा तो वहाँ ये टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, सारा कुछ वहाँ पे आएगा। अब आती है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग समझ लिया, इट इज अ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। उसके फैक्टर समझ लिए। हम मेजर कैसे करेंगे, इसके दो मेथड्स हैं, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अच्छी बात क्या है कि ये जो मेथड है वो आपके सिलेबस में रहा ही नहीं, अब नहीं है, ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड, ये सिलेबस से डिलीट हो गया, ठीक है। अब कौन सा रह गया? परसेंटेज। और ये तो आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है किस चैप्टर में? डिमांड चैप्टर में, पर क्योंकि यहाँ द्वारा कराया जाएगा तो इसलिए द्वारा करवा रहा हूँ। इलास्टिक डिमांड किया था ना हमने, यस सर। तो इसके लिए अगेन सेम एग्जांपल होंगी, और वो समझने के बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आज, वो चैप्टर ओवर हो जाएगा। वो जल्दी ओवर होना मतलब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, क्लास लेकिन लॉन्ग ही रहेगी। तो सर 10 बजे तक होगी? नहीं 8:30 तक में, लिमिट है ना 8:30। हाँ जी, 8 भी लिखा। क्या नहीं था? 8 और 8:30 लिखा हुआ था। हाँ तभी तो लिखा था, मैसेज आया था? विदाउट मैसेज चलती नहीं। मैं सोचा आपको मन करा। नहीं ऑफिशियली मैसेज करना पड़ता है ना पेरेंट्स को, अपनी नॉलेज में होना चाहिए ना, कोई इशू नहीं है। जैसे मैरिज का इन्विटेशन आने पे हम रात को 11 बजे चले जाते हैं, 2 बजे वापस आते हैं, तो बस इन्विटेशन ही होता है ना ये। ऑब्जेक्शन तो आएगा नहीं पेरेंट्स की तरफ से, जब इन्विटेशन पे हम रात को 9 बजे जाते हैं तो क्लास के लिए क्यों नहीं आ सकते? ये
देखिए परसेंटेज मेथड की अगर हम बात करें, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। रिलेशनशिप हमें पता है पॉजिटिव, ठीक है। से अगर प्राइस है 10 रुपीज, एक मिनट, अगर प्राइस 10 रुपीज है और सप्लाई क्वांटिटी मीन यहाँ पे डिमांड की बात नहीं करेंगे, किस करेंगे, supply की। अगर आप मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं आपको 4 आवर्स टीच करूंगा, लाओ 20 रुपीज, 8 आवर टीच कर देता हूँ। और हम तो 5 आवर्स 5 रुपीज देंगे, ठीक है, 2 घंटे बढ़ाता हूँ। जैसे जैसे प्राइस चेंज करोगे आपकी तरफ सप्लाई चेंज होगी। आपको सोचो बेटा, आप इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद चले जाते हो, हम आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाते नहीं क्योंकि आप कम पैसे दे रहे हो। और जो बच्चे ज्यादा फीस दे रहे हैं वो बिजनेस स्टडीज भी पढ़ के जाते हैं। ऑब्वियसली जो बिजनेस स्टडी पढ़ रहा है वो ऑब्वियसली आपसे ज्यादा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वो थर्ड सब्जेक्ट को भी प्रोफेशनली पढ़ रहा है एक टीचर की गाइडेंस में। तो मैंने सप्लाई बढ़ाई क्योंकि आपने फीस ज्यादा ऑफर की, ज्यादा पे की। और सर एक सब्जेक्ट और ऐड कर देते हैं मैथ्स, तो फिर क्या होगा, प्राइस फीस और बढ़ेगी। रहेगा। तो जैसे जैसे आप ज्यादा फीस देते जाओगे सप्लाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सप्लाई बढ़ती जाएगी। और जैसे कम करते जाओगे पैसे सप्लाई कम करती जाएगी। तो ये सिंपल सा फंडा है मार्केट का। तो मैं बोलूँ कि बेटा फीस है 30,000, एक सब्जेक्ट या 2 या 3 को भी पढ़ लो, फिर प्राइस का प्राइस लिंक ही नहीं हुआ। प्राइस कौन एक स्टूडेंट तीनों पढ़ रहे हैं, एक 2 पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, बोलता है पैसा तो सेम ही है, 2 घंटे बैठो 3 घंटे 4 घंटे क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो सेम है, प्राइस तो सेम है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे थिएटर मूवी देखने जाते हो तो एक मूवी की टिकट 200 रुपये है, अगर आपको अगला शो भी देखना है आपको जबरदस्ती निकाला जाता है बाहर एग्जिट, और जहां से आप अंदर आते हो वहां पे वो एम्प्लॉइज खड़े रहते हैं उनके। कभी नोट करना, मूवी खत्म होने से पहले तुम जा सकते हो ब्रेक पे, कभी भी जाओ, लेकिन जब मूवी खत्म होगी उस टाइम वो वहां खड़े होते हैं जहां से तुम वापस ना जा सको, क्योंकि तुम अगर वहां से नीचे चले गए किसी और ओडी में घुस जाओ, क्योंकि आप अंदर तो आई गए। फिर ओडी 1 2 3 क्या है, सेम ही तो है। जैसे हम इंटरवल में, जैसे कई बार मूवी देखने जाता हूँ तो इंटरवल जब होता है 10 मिनट का, तो मैं OD 1 से निकलता हूँ, मैं OD 2 में चला जाता हूँ, देखता हूँ कि वहां कौन सी मूवी लग रही है, मैं देख सकता हूँ बैठ के, कोई रोक ही सकता मुझे। मूवी खत्म होने से 10 मिनट पहले अगर तुम बाहर आ जाओ, अपने OD 1 से बाहर आ जाओ, OD 2 में चले जाओ, एक मूवी फ्री में देख सकते हो। और थिएटर इसको अलाउ नहीं करता ऑफिशियली, इसलिए आप पे नजर रखी जाती है। और जैसी मूवी खत्म होती है एग्जिट कहीं और से होता है, तो तुम बोलो मुझे अभी जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन इधर से नहीं, अब बाहर जाओ, बाहर जाके जहां मर्जी जाओ, इधर नहीं जा सकते थिएटर में। थिएटर के अंदर आपका टाइम खत्म हो गया, क्योंकि 200 रुपये थे 2.5 घंटे के, 2.5 घंटे खत्म। और मुझे 2.5 घंटे और रखना है यहाँ पे, लाओ पैसे, 200 रुपये और दो, आ जाओ वापस घर, 2.5 घंटे और यहाँ पे देखो मूवी। तो हर जगह सप्लाई की बात होती है। तुम पूरा दिन शो देखना चाहते हो, फुल डे टिकट परचेज कर लो, तुम्हें कोई निकालेगा नहीं, तुम टिकट दिखा दो उनको, लेकिन हाँ आप जाओ, आपके पास टिकट है नेक्स्ट शो की, OD 2 की टिकट है, OD 1 से निकलो OD 2 में चले जाओ, क्योंकि आपने क्या पे की है, प्राइस। तो प्राइस का बढ़ना या कम होना सप्लाई को दिखाते हैं, दिस कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब अगर इस रिलेशनशिप को मुझे इसकी इलास्टिसिटी मेजर करनी है तो क्या होगा बेटा, इसका मीनिंग जैसे ही प्राइस राइज होगी सप्लाई बढ़ी, बताओ प्राइस कितने परसेंट बढ़ी और सप्लाई कितने परसेंट बढ़ी। 50। उसके लिए ठीक है, वो तो हम अकाउंट स्टूडेंट है तो हम दिमाग ज़्यादा चला लेंगे, पर इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल बड़ी बात होती है, तो उसके लिए फॉर्मूलाज बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पी, पी बोले तो ओरिजिनल प्राइस। ये सब कुछ इलास्टिक डिमांड में करवाया हुआ है आपको, बट अब वो दोबारा कराना पड़ता है नए चैप्टर जब आते हैं, और इसको बोलते हैं न्यू प्राइस। ऐसे ही यहाँ पे है, फोर को क्या बोलेंगे, क्यू, क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी, और Q1 इज न्यू क्वांटिटी। अब निकालते हैं चेंज,
P1 minus P. P1 minus P. चेंज का सिंपल रूल होता है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। Old. आज तुम्हारे पास क्या है, ये न्यू है, पहले क्या था वो ओल्ड था, Old. माइनस करो चेंज आ जाएगा ना। चेंज कितने हुआ 10. 10 से। ऐसे ही यहाँ पे कितना हुआ Q1 minus Q. 4. Q1 माइनस Q, Q. Q माइनस Q1 मत बोलना, न्यू माइनस Minus ओल्ड। old. जैसे अभी टेस्ट के मार्क्स होते हैं, आपने अब जो टेस्ट दिया उसमें 10 नंबर आए हैं, पहले जो दिया था उसमें 6 नंबर आए थे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 4 नंबर बढ़ी। बढ़ गए, कम थोड़ी हुए, बढ़ गए, But क्योंकि आप न्यू माइनस ओल्ड करोगे। पर अगर उल्टा हो, पहले टेस्ट में 16 आए थे और कितने हैं 10, 10 तो -6 हो गए। minus 6. हमेशा न्यू माइनस ओल्ड रहेगा, चाहे आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव Negative. आए। इसको बोलते हैं चेंज। अब इस सारी चीज़ों को हम एक फॉर्मूला दे देते हैं जिसका नाम है थ्योरेटिकली परसेंटेज मेथड। चाहे अब एक न्यूमेरिकल पक्का आना है आपको बेटा फाइनल एग्जाम में, वेदर इट विल फ्रॉम इलास्टिक डिमांड या फ्रॉम इलास्टिक ऑफ सप्लाई, दोनों का फॉर्मूला सेम है, मेथड सेम है। सिर्फ एक रिलेशनशिप का फर्क है, इलास्टिक डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगा। कम होती है, पर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ बढ़ जाती है। जाती है. मेरे ज्यादा फीस देने से, ज्यादा फीस मांगने से तुम हो सकता है बिजनेस स्टडी ना पढ़ो, पर तुम्हारे पैसे ज्यादा देने से मैं पक्का आपको बिजनेस स्टडी भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं सप्लायर हूँ, मेरा तो काम ही यही है। आप क्या हो, कंज्यूमर। आपको अपना बजट देखना है, आपका बजट क्या अलाउ करता है आपको ना, आपको अपने बजट के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इस मेथड के 2-3 नाम है, फ्लक्स मेथड, फ्लक्स या परसेंटेज मेथड, या इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड, है ना, प्रोपोर्शनेट मेथड, ज़्यादातर परसेंटेज के नाम से फेमस है। और ये डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ है। डॉक्टर मार्शल जो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने ये सब मेथड्स दिए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो उन्होंने ये मेथड जब बनाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 चीज़ों की परसेंटेज को डिवाइड किया आपस में। Change. अब आपको पता है जो हमारा ये चैप्टर का नाम है वो है सप्लाई, Supply. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मैंने सप्लाई लिख दिया, क्वांटिटी सप्लाइड है वैसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर ये कैलकुलेट करनी हो, वेरी सिंपल, आप ये सप्लाई को हम क्यू लिखते हैं क्वांटिटी, प्राइस को लिखते हैं पी, Q1 माइनस Q, ये 4 है। पर अगर आपने उसकी परसेंटेज जाननी हो तो उसको ओरिजिनल से डिवाइड करना पड़ता है। इसमें समझा देता हूँ आपको मैं। अगर आपके टेस्ट के मार्क्स की बात हो रही है, आपके पहले आए थे 10 मार्क्स, अब आए 15 मार्क्स, तो बताओ कितने मार्क्स बढ़े, 5। दोनों का डिफरेंस कितने है, 5। 5. पर अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा कितने परसेंट बढ़े, अब बोलो 5 मार्क्स बढ़े, वो बोलेंगे 5 मार्क्स नहीं कितने परसेंट बढ़े। तो परसेंटेज निकालने का तरीका ये है कि जो चेंज आया है उसको ओरिजिनल से डिवाइड कर दो। जो 5 मार्क्स बढ़े हैं वो किस में बढ़े हैं, 10 में या 15 में, 10 में। तो 10 के ऊपर 5 कितना है, 50%, इंटू 100 कर दो, आपके कितने परसेंट मार्क्स बढ़ गए, 50%। पहले 10 नंबर आए थे, जब आपने दोबारा रीचेकिंग करवाई तो आपके कितने बन गए, 15, तो आपके 5 नंबर बढ़ गए, मतलब 50% मार्क्स ज़्यादा हो गए। तो हम Q1 माइनस Q करेंगे ओवर Q इंटू 100। अगेन मैं बोल रहा हूँ जिनको इलास्टिक डिमांड आता है उनको ये आता ही होगा। P1 माइनस P, चेंज इन P ओवर ओरिजिनल P इंटू 100। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर देंगे। ये जो चेंज होता है ना, इकोनॉमिक्स में चेंज को डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा, डेल्टा Q ओवर Q इंटू 100। डेल्टा P over T into 100. ये थ्योरी चल रही है और ये आना तो है नहीं एग्जाम में आपको थ्योरी में। अगर थ्योरी में आएगा तो आपको ऐसे स्टेप्स बना के दिखाने हैं, न्यूमेरिकल आएगा तो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इसको। अब 100 कट जाएगा, इट मींस कॉन्सेप्ट क्या बना, Delta Q by delta P into P by. और अब ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल होगा तो P ऊपर आ जाएगी, Yes. Delta Q by
वो थोड़ा सा और अच्छा दिखे, जैसे यहाँ पे लास्ट स्टेप है ये, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगे। इंटू पी बाई क्यू। P by Q। तो ये आपका फाइनल आंसर होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, या पीई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, डिमांड चैप्टर में यहाँ माइनस का साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां एक बार के लिए मैं इसको डिमांड लिख देता हूँ एक बार बोलने के लिए। डिमांड और प्राइस में ना इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मान लो प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, कम, तो वहां डिमांड का आंसर माइनस में आता है, पर डिग्री माइनस में होती नहीं। उस माइनस को काटने के लिए हमें फॉर्मूले के आगे खुद से माइनस लगाना पड़ता है, जिससे आंसर मॉडुलस आए, बिना माइनस के आए, नेगेटिव के बिना आए, क्योंकि डिग्रीज 5 होती हैं। सुन लीजिए, कोई भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है या डिमांड है, हमारे पास 5 डिग्रीज हैं, जिसका क्वेश्चन भी आएगा आपके सामने। 0, ये 2 एक्सेप्शनल डिग्रीज होती हैं, बहुत रेयर मिलती हैं। 0 का मतलब है कि जब कोई चेंज आए ही ना, भी तुम प्राइस बढ़ाओगे मेरे तो कोई चेंज तो आएगा, कम करोगे तो भी चेंज आएगा। इनफिनाइट का मीनिंग होता है कि इतना चेंज आएगा कि हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, वो काउंटेबल नहीं होता, चेंज अनकाउंटेबल होता है, इसलिए वो बिल्कुल एक्सेप्शनल है, बिल्कुल एक्सेप्शनल। और ऐसा एक ही मार्केट में होता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर का मार्केट फॉर्म है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वहां सप्लाई हमेशा इलास्टिक होती है परफेक्टली, जिसको इनफिनाइट बोलते हैं। ये सारा समझाऊंगा अभी आपको। ज्यादातर 3 डिग्रीज पाई जाती हैं दुनिया में, 1, लेस देन 1 एंड इक्वल। मेरी फीस इन तीनों में से एक होगी, या तो मेरी फीस 1 रुपया होगी, जैसे बोलो सर मैं +2 की फीस कितनी है आपकी बता देता हूँ, या तो +2 की फीस 1 रुपया होगी, या 1 रुपये से कम होगी, या 1 रुपये से ज्यादा होगी। मैं जो भी मान बताऊंगा इन तीनों में से डिफर हो जाएगी। तो मैंने बताई 30,000, तो ठीक है, 1 रुपया भी नहीं है फीस मेरी, 1 रुपये से कम तो मतलब ही नहीं, तो मेरी जो भी फीस होगी वो 1 रुपये से ज्यादा। ऐसे डिग्री 3 ही मिलती है, और जिनके 3 नाम भी हैं। पहला नेम है इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं, बोलते हैं यूनिट मतलब 1। 1 का एक मीनिंग है बेटा, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, एक एक करके समझते हैं इसको। फिर एक पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जाएंगे डिग्रीज वाले में, जिसमें डायग्राम्स बनते हैं। फिर लास्ट में हम करेंगे एक पीडीएफ जिसमें न्यूमेरिकल्स दिए होंगे। अब देखो यहाँ पर, मान लो मैं आपको ये बोलता हूँ आप मेरी फीस 100% बढ़ा दो, मैं 100% सप्लाई बढ़ा दूंगा, तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितनी है, 100%, प्राइस 100, ठीक है, 1 है मतलब। इसका मीनिंग क्या है, मान लो अकाउंट्स की फीस है 30,000, आप ऐसा करो मुझे डबल दे दो फीस, आप 30 के 60 दे दो, मैं 2 सब्जेक्ट्स कर देता हूँ, ऐसे बोलूँगा, पैकेज बड़ा हो गया, पैकेज तो नहीं। अब बोलो मुझे सिंगापुर भी घूमना है, दुबई भी घूमना है, तो डबल दे दो पैसे, आपके 2 टिकट बुक करा देते हैं। ट्रैवल एजेंट यही बोलेगा, वही तो बोलेगा दुबई के अंदर सिंगापुर फ्री, 2 अलग अलग कंट्रीज हैं, आप डबल पैसे दोगे तो डबल टिकट्स बुक हो जाएंगी, सिंगापुर से भी दुबई की फ्लाइट मिलती होगी, 2 कंट्रीज घूम के आ जाना, पैसे डबल लगेंगे। तो जैसे ही आप प्राइस डबल करते हो, मीन्स 100% फीस बढ़ाते हो, अब 30,000 का 100% कितना होता है, 30,000। आप अगर 30,000 और दे दो तो आपके 2 सब्जेक्ट्स कवर हो गए, और समझो तीनों पढ़ने हैं तो 30 और बढ़ा देते हैं, तो 1 2 3 हो गए। देखा जाए तो बेटा डिग्री 1 ही आ रही है, जितनी सप्लाई बढ़ा रहे हो उतने प्राइस बढ़। तो जब ऐसा रिलेशनशिप बनता है, जितनी प्राइस बढ़ेगी उतने % सप्लाई बढ़ेगी, तो इसको बोलते हैं एक लाइन बोलते हैं, उस लाइन में व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिग्री इज 1। और सर आप 100 नहीं, जो 30% फीस बढ़ा लो तो ठीक है, हम आपको 30% सिलेबस ज़्यादा करवा देते हैं, डिग्री वही बन गई। जितनी फीस
बढ़ाओगे उतना सिलेबस भी ज़्यादा कराया जाएगा, दैट इज फॉर सर्विस। अब है वन, अब दूसरा आता है मोर देन यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक तो है, मोर देन यूनिट इलास्टिक फॉर्मूला यही रहेगा हमेशा। यहां पर क्या होगा, मैं आपको बोलूंगा दिवाली ऑफर, जैसे हम आपको यहाँ पे ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ मैं आपको यहाँ से न्यू ईयर ऑफर दे सकता हूँ, चलो दिवाली तो निकल गई अब, कि बेटा आप अगर 40% फीस एक्स्ट्रा देते हो आपको 2 सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे, फीस 40% ही एक्स्ट्रा, लेकिन एक सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है प्राइस के हिसाब से या कम बढ़ रही है? ज्यादा बढ़ रही है। इट मीन्स अगर आपकी फीस पहले 30,000 थी फॉर एग्जाम्पल, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, आप 40% एक्स्ट्रा दे दो, 30,000 का 40% कितना होगा? सब्जेक्ट डबल हो गया, सब्जेक्ट डबल हो गया, लेकिन फीस कितनी होगी? 40। ऐसे ऑफर्स क्लोजिंग के टाइम आते हैं, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, उसमें आपका टाइम भी तो किल हो गया ना, आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये सारा टाइम तो निकाल ही दिया आपने, अब पढ़ने का टाइम भी तो कम रहेगा ना आपके पास। तो ऑफर्स ऐसे आते हैं, क्लोजिंग ऑफर्स होते हैं, ये हर कंपनी के आते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे आप गाड़ी खरीदोगे सस्ती मिलेगी दिसंबर में क्योंकि क्लोजिंग है, मॉडल पुराना होगा, वो 2025 में नया मॉडल आ जाएगा, फिर तुम पछताओगे हमने ये क्यों खरीद ली। अब तो कंपनी का नया मॉडल आ गया और नया मॉडल रिवाइज्ड अपडेटेड आएगा, तुम्हारे पुराने मॉडल में वो फीचर्स होंगी नहीं, इसलिए तो आपको कार 2 लाख सस्ती मिल रही है, तो 2 लाख बहुत होते हैं। तो अगर एक आधे फीचर नहीं है इसके अंदर क्या चलता है, 2 लाख प्राइस कम है, इस टाइम पे हर कंपनी की कार कम प्राइस पे बिकेगी, अगर आप अगले साल खरीदोगे तो नहीं मिलेगी। तो दिस इज सप्लाई, कई बार प्राइस 40% बढ़ाई जाती है पर सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? 200/40, सब्जेक्ट डबल, फीस 40% एक्स्ट्रा। अब जो 200/40 होगा तो आंसर 1 से ज्यादा ही होगा, इसको बोलते हैं मोर देन, क्योंकि 5 इज नॉट इंपॉर्टेंट, डिग्री इज इंपॉर्टेंट, डिग्री 1 से ज्यादा है बस, आंसर चाहे कुछ भी आए। थर्ड मैं उल्टा कर सकता हूँ, आपकी फीस बढ़ाऊंगा मैं 40% से, पर सप्लाई बढ़ाऊंगा सिर्फ 30% से, 30% से। तो अब यहाँ पर प्राइस का सप्लाई पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा, आ तो रहे, पर जितनी प्राइस बढ़ रही है उतनी सप्लाई नहीं बढ़ रही, तो वहां 3/4 जो आंसर होगा लेस देन 1 होगा, तो उसका नाम है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो मींस फॉर्मूला यही यूज होता है, डिग्रीज 3 हो सकती है। फोर्थ डिग्री क्या होती है, आपने 40% फीस ज्यादा पे की, हमने आपको पढ़ाया नहीं एक्स्ट्रा, सप्लाई बढ़ी ही नहीं, फीस एक्स्ट्रा पे कर रहे हो पर सप्लाई एक्स्ट्रा नहीं हो रही। कई बार आपके साथ चीटिंग होती है ना कहीं पे, ठीक है, चलो ये तो कोचिंग है, हम लोग कर ही नहीं सकते सोच के भी, क्योंकि हमने सर्विस देनी है तो आपने पैसे देने हैं, सर्विस ज्यादा मिलेगी तो आपको दिखेगी। पर कई बार आप ज्यादा पैसे दे देते हो, जैसे एयरलाइंस में होता है ऐसा, है ना, आपको ट्रैवल एजेंट बोलता है कि आप पैकेज बड़ा वाला ले लो, लेकिन देखते हो आपको सीट इकोनॉमी क्लास की मिल गई, पीछे बैठा दिया, टाइट से सीट है, होटल 2 स्टार ही है, खाना टेस्टी नहीं है, तो बोलते पैसे ज़्यादा ले लिए, सप्लाई बढ़ाई नहीं, इतनी सप्लाई तो मुझे वैसे ही मिल रही थी कम पैसों में। तो प्राइस के बढ़ने से कई बार सप्लाई नहीं बढ़ती, क्योंकि वहाँ वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होती, जैसे फ्लाइट ही एक है, पैसे ज़्यादा दो या कम दो, जानी वही थी, ज़्यादा पैसे लेके तुम वहीं पे जा रहे हो, और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ होटल ही एक है, वही मिलना था। जहां सप्लाई बढ़ाने का चांस होता है नहीं, जिसको बोलते हैं एंटिक पीस, क्या बोलते हैं, हाँ, एंटिक्स के अंदर सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती, वो दुनिया में एक ही तो चीज है, प्राइस ज्यादा हो सकती है बस सप्लाई ज्यादा नहीं होगी। अब 0/एनीथिंग क्या आएगा सर? ये 4 डिग्रीज आप रियल लाइफ में देख सकते हो। साथ में परसेंटेज मेथड भी देख लिया हमने, अब इतना क्लियर हो जितना बोला मैंने। यस सर। अब इसको अगर नोट्स पे देखोगे आप, नोट्स आपके पास हैं ऑलरेडी, किसी पास नहीं है तो आप रिसीव कर लीजिए ऑफिस से, तो ये पढ़ लीजिए, डन कर दो, फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देख तो लो। चलिए न्यू स्टूडेंट जो जो डिमांड के टाइम नहीं थे वो देख सकते हैं।
मैथमेटिकली द फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन, अगर नीचे स्पेस है तो आपको खुद बनाना है वो, तो स्टेप्स हमने बनाए थे। है स्पेस क्या नहीं? यस तो लिखोगे कोई नोट्स में? तो क्या लिखना है? नेक्स्ट स्टेप्स जो सिखाए थे q1 माइनस q बाई q, भाई तेरे स्पेस दिया ना आपको। पहले ऊपर पढ़ लिया ना, ये मेथड किसने दी है? डॉक्टर मार्शल ने। इसका ये नाम होता है, रेशो मेथड बोलते हैं, अरिथमेटिकल मैथमेटिकल बहुत से नाम है। अब ये जो स्पेस दी है यहाँ पर, ये स्पेस फिल करो, स्टेप्स बनाओ, और लास्ट स्टेप तक पहुंचो। मैं लास्ट स्टेप लिख देता हूँ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। पहुंचो भी यहाँ तक। करो नोट्स से फिल करो। ड्राइवर ने काट दो आपके वापस कर दिया। ठीक है बच्चों मरने वाली हालत में ठीक है और आगे भाई डोंट ये सब खा देंगे आज ठीक है भाई दो उठा मेरे को घर मुझे घर बेचना है। ना भाई प्लास्टिक का बैग है बोले तो पक्का बोले भाई इसके बाद मैं तो रात तो इसके नहीं वो गिरा था तेरे वेट 80 इसी के जरिए जुड़ी रेट चल रहा है तेरा वेट बता कहता 1635 रेट मेरा पूछ तेरा स्थिति बहुत है क्लोजिंग अरे यार रास्ते नहीं आता है स्कूल का नाम तो बता मेरे घर के उस साइड वो भी है
माइनस 3 देंगे पीछे दस किलोमीटर मान भाई निकल देखा था ये देखा इसको मारेगा भी तो और कितनी शादी में अरे अभी देख भी हो गया स्टेप्स लिख लिए एवरीवन? Yes, sir. चलें आगे, कोई डाउट है? ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा है कोई? अच्छा उसको तो अभी होता ही नहीं, चलते हैं आगे। डाउट है नहीं है नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड आपके सिलेबस में नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर होता सिलेबस में तो यहाँ 3 डायग्राम्स बनते। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कर दिया। नहीं अभी प्रॉपर करेंगे ना। डेफिनेशन के फर्स्ट है डिग्री, परफेक्टली ये बेकार डिग्री है, इसको नहीं करते। पहले ये करते हैं क्योंकि अब डायग्राम्स के साथ करना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है चैप्टर में से तो ये दो ही क्वेश्चन है चैप्टर में, एक फैक्टर्स लिखो और डिफरेंट और एक डायग्राम बनाओ। तो और यहाँ डायग्राम की एक वैल्यू है बेटा, सुनो ध्यान से। जब इक्वल टू 1 सप्लाई होती है ना, सप्लाई कर्व ऑलवेज 45 डिग्री का एंगल बनाती है और ओरिजिन में से निकलती है। जैसे अब प्राइस की बात करें, से प्राइस इज ओपी, क्योंकि आप सबको पता है ये चीज याद है कि भूल गए? प्राइस ऑलवेज कहाँ लेते हैं? बाय हाँ, क्योंकि 2 मंथ्स आप स्टैट्स पढ़ते थे, वैसे तो नॉर्मली हम 1 मंथ से ज़्यादा अलाउ नहीं करते क्योंकि फिर इफेक्ट खत्म होता है दूसरी चीज़ का ना। तो 1 मंथ स्टैट्स 1 मंथ माइक्रो ऐसे चलते हैं और डिमांड ऐसी थी, स्टैट्स होती गई। तो अब ये सब चीज़ें भूले तो नहीं? नहीं सर क्वांटिटी कहाँ आती है? और ये जो सप्लाई कब है एस एस बन जाती है, एस। ये क्या बताती है कि जब प्राइस ओपी है, क्वांटिटी ओएस है, ओक्यूएस। अब आप प्राइस को 50% बढ़ा दो। 50% का मीनिंग है बेटा, अगर ये वर्टिकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो 2 ये होगी, तो इसको उठा के 2 ऊपर ले आओ तो अबाउट 2 ये होगी। जितना वो है उसका 50% ऊपर ले आओ तो प्राइस 50% बढ़ बढ़ गई। गया कम भी कर सकता हूँ और बढ़ा भी। बढ़ा। अभी बढ़ा के देखते हैं। तो न्यू प्राइस क्या आएगी? P1। P1 और प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगी। Q1 आ जाएगा। अब देखो जितनी ये बनती है ना, ये जितनी ये बनती है उसका हाफ ऑटोमेटिक ऊपर आगे आ गया, Q1 ही हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगर प्राइस 50% बढ़ाई, तो क्वांटिटी भी 50% प्राइस 50% बढ़ गई तो क्वांटिटी भी। 50% बढ़ी है। बढ़ेगी। अब डेफिनेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, Change in- परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी Quantity सप्लाइड इज इक्वल टू change in in price. price. तो डिग्री क्या होगी? इक्वल टू 1। One. और हम ऐसे कर भी सकते हैं 50% राइज इन सप्लाई, सप्लाई ऊपर है ड्यू टू रीजन नीचे है, 50%. प्राइस रीजन है, प्राइस क्या है? Reason. तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है तो आंसर आ गया इक्वल टू 1। One. तो डिग्री आ गई इक्वल टू 1। ठीक है, Unitary last. यूनिट इलास्टिक। अब नंबर 2 पे आते हैं, Less than unitary last. लेस देन। बन जाए डायग्राम, कॉपी तो करना किसी को? नोट्स पे कॉपी यहाँ नहीं करना होता, तो चलो एग्जाम कर रहे हैं, कर लो जो करना है तो। आगे चलते हैं, ये आपका होमवर्क होता है। सेकंड,
अगेन प्राइस रुपीज में, क्वांटिटी X. यूनिट्स में, एक्स एक्सिस। और सेम Scale हम का होता है? Scale. स्केल स्केल की नीड नहीं बेटा यहाँ, जब टेबल के साथ हमें प्रूव करना होता है तब है। Okay. अब तो हम क्योंकि ओपी ओक्यू चल रहा है ना, तभी हम स्केल यूज नहीं कर रहे। मान लो ओपी अब हम सवाई का पहले नहीं बनाएंगे, देखते हैं सही होता नहीं होता। अब आप प्राइस को 50% बढ़ा दो, एग्जाम्पल भी रखो, तो अगर मैं देखूं इसका हाफ अबाउट इतना बनते हैं, कितना बनते हैं, Sir, प्राइस 50% बढ़ेगी। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई 50% नहीं बढ़ेगी, कम हुई. मैं सिर्फ 20% बढ़ाऊंगा। प्राइस 50% बढ़ेगी और सप्लाई सिर्फ 20%। अब आप देखना कर्व ना एक्स एक्सिस पे लाई करेगी। अब जो कर्व यहां से निकलेगी इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए, अब कर्व ऐसी होगी। बेसिकली जो ऊपर मेथड था जो हमने स्किप कर दिया, जो ऊपर मेथड था ज्योमेट्रिक मेथड, वहां 3 डिग्रीज निकालना अलाउड है, वो ये 3 है। एक में स्प्राइक कर्व यहां से निकलती है, एक में यहां से निकलती है, एक में यहां से निकलती है, तो वो ज्योमेट्रिक मेथड का करते। फिर वो कहते हैं जब फैक्टर्स करवा, जब हमने डिग्रीज करनी है उसमें कवर हो जाएगा, तो डिलीट कर दिया सर। यहां बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। और यहां से एक रिजल्ट समझना है हमें। रिजल्ट ये कि व्हेनेवर स्ट्राइक कर्व विल lie On the X axis. on the x axis, The elasticity will be less. जैसे में फिर वो कोई भी हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के देता हूँ, कुछ भी बना दो, सबकी डिग्री एक ही है, Yes, sir. क्योंकि पहचान क्या है, X axis. हाँ यहाँ लाइक है। तो कई बार ये एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज टाइप में, 1 मार्कर, नॉलेज बेस्ड, या कुछ भी बना देता है वो कि सप्लाई कर्व लाइज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ इलास्टिक सप्लाई, इट लेस देन 1, वॉक ऑन सरफेस, इस नॉलेज के बेस पे। दूसरा अब नेक्स्ट पे करते हैं, और इसको एक और नाम भी देते हैं स्टीपर। स्टीपर जो कर्व है वो स्टीपर हो जाएगी, तंग मतलब, फ्लैटर नहीं, ठीक है ना। स्टीपर वो फ्लैट होती है, जैसे बहुत ज्यादा फ्लैट हो, ये फ्लैटर नहीं है, ये स्टीपर है, ठीक है ना। तो हाँ ऐसे मतलब जैसे मान लो कोई डायग्राम है, तो ये स्टीपर है, ये तो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। Yes. अब जब फ्लैटर होगा तो वो हाँ उतना दूर होगा, वो तभी कर्व बनेगी फ्लैटर, दिखाता हूँ। इसको हम स्टीपर कर्व भी बोलते हैं, और इसकी पहचान दूसरे तरीके से ये भी है कि वो एक्स एक्सिस पे लाइज करेगी और दूसरी कर्व वाई एक्सिस पे करेगी। पर हम प्रूव करते हैं कि क्या ये सही है, लेकिन इसका डेफिनेशन पता है ना, व्हेन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन प्राइस। उसके बाद है मोर। अब मोर में क्या होगा, Percentage in quantity supplied more होगा. ठीक है, वो तो पता है प्राइस क्वांटिटी। तो अब मान लो हम लेते हैं ओपी। अब देखो मैं कुछ भी खुद से नहीं कर रहा, अपने हो रहा है ओपी ओक्यू, मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया, ठीक है। Yes. अब मैं प्राइस सिर्फ 20% बढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल को रिवर्स कर देंगे, Yes. ये होगी 20%, 30%, कुछ भी हो, ऐसा नहीं हमें मापना है कि ये तो 30 हो गया, वो लिखना है बस वही 20% मान लो, चाहे वो 25 हो गया, वो कोई बात नहीं। मेन है कि इसमें जो इफेक्ट आएगा वो कम होगा, अब Yes. उधर जो आएगा वो ज्यादा ज्यादा होगा। मान लो यहाँ पे बढ़ गई 50% या 60% वट है। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाओ, अपने समझ आओगे क्या होने वाला। Y axis. ज्यादातर स्टूडेंट आज एब्सेंट है, लेकिन ये जितने स्टूडेंट ज्यादा होना उतना मजा आता है क्लास में इन सब चीजों को करने का ना, डायग्राम को करने का। अब ये जो दो पॉइंट्स मिलाओगे यहाँ पे ए एंड बी, Flatter. ये कर्व फ्लैटर है। अब देखो ये स्टीपर थी, Yes. ये फ्लैटर, Flatter. ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्लैटर कर्व, यहाँ लिखा भी हुआ है, और इसको लिखेंगे व्हेन
when the effect on supply is more than the effect on price. When percentage change in quantity supplied is more than percentage change in price. तो डिग्री रहेगी वो मोर देन 1 रहेगी. अब कितनी भी कर्व्स आपको दिखाई जाए, आपको बस ये देखना है कि अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो लेस देन हाँ वाई अगर वो वाई एक्सिस पे है तो मोर देन. ठीक है. बट ये इसका पूरा मीनिंग नहीं बताया मैंने अभी आपको. वाई एक्सिस नहीं है वो कहीं भी, क्योंकि क्वांटिटी तो एक्स एक्सिस पे है ना. सप्लाई कहाँ होती है, तो वाई बोलना गलत है. अब मैं आपको एक्चुअल बात बताता हूँ. इसका जो ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो इसको ऐसे बोलते हैं व्हेन, यहाँ देखो सब लोग, व्हेन सप्लाई कर्व, व्हेन सप्लाई कर्व लाइज ऑन द पॉजिटिव साइड, तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट. जब वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे है एक्स एक्सिस के, तो वहां पे डिग्री कैसे बने. और जब वो वाई एक्सिस को चीरती हुई, उसका ये जो पार्ट है वो नेगेटिव पे आ जाता है. इसलिए आप इसको इस वाले पार्ट को नहीं भी दिखाओगे तो हम ये बोलते थे वाई एक्सिस बस. कहाँ तो मोर देन, मतलब लेस देन है उसमें, ये मोर देन 1 है. फिर जो लेस देन है उसमें भी तो नीचे आएगा, तो वो एक्सिस पे. नहीं, एक्स एक्सिस की बात है ना बेटा. वाई एक्सिस पे प्राइस है. वाई एक्सिस तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं ना यहाँ पर. वाई एक्सिस तो रीजन है. जैसे आपने आइसक्रीम खाई, आपको फीवर हो गया, तो पॉइंट तो फीवर है ना. रीजन तो आइसक्रीम हो सकती है, इफेक्ट तो तुम्हारी बॉडी पे किसका आया, फीवर का आया. प्रॉब्लम तो फीवर से है. तो हम क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहे हैं, और सप्लाई कहाँ मेजर कर रहे हैं, एक्सिस पे. तो वाई एक्सिस को डिफाइन नहीं कर रहे हम. इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर सप्लाई का पॉजिटिव ओरिजिन में या पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहेगी एक्स एक्सिस की, तो वो लेस देन 1 है. अगर वो नेगेटिव तक जा रही है तो वो मोर एक्चुअली है. बट इन शॉर्ट बोल देते हैं, कई बार नॉलेज नहीं होती स्टूडेंट या टीचर को किसी को, तो बोल देते हैं वाई एक्सिस तक लाइज करती है. दिखाते हैं क्योंकि हम इतनी पोर्शन दें, पर उसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो नेगेटिव जाएगा. सर पेपर में ऐसे ही करना है. आप कर सकते हो, उसमें क्या नेगेटिव पार्ट तो ले जा सकते हो. फिर डेफिनेशन नहीं इसके निकलेंगे. नहीं डेफिनेटली Negative लिखते नहीं हम कुछ वहाँ, तो हम तो सिर्फ ये लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज इन प्राइस. नेगेटिव पॉजिटिव लिखे नहीं होगा यहाँ पे, कहीं नहीं कहा, वो वहाँ लिखे ऊपर. अगर तुम उस पार्ट को पढ़ लेते हो, क्योंकि अब सिलेबस में नहीं रहा, लेकिन अगर तुम यहाँ पढ़ोगे, यहाँ पर ये रहा पॉजिटिव रेंज, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव. नेगेटिव रेंज. लेस देन 1 मोर देन 1 में लिखना चाहिए, ये ना मोर देन 1. नहीं लिखा बेटा, ये यहाँ लिखा नेगेटिव, लेकिन ये जो पॉइंट बी बनता है ना एक्स एक्सिस का, वो नेगेटिव पे बनेगा, क्योंकि ये मोर देन 1 है. तो जब हम डायग्राम बनाते थे तो फिर वहां पे ये बी होता था, यहाँ पे ए होता था, तो ये नेगेटिव पार्ट है. ठीक है. और ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा. पॉजिटिव रेंज ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव रेंज ऑफ एक्स एक्सिस, और जो इक्वल टू 1 है ये रहा, ये लिखा, वो हम एक्चुअली इक्वल टू 1 वाले का देख रहे हैं. सरप्राइज की कहाँ गया, ये नेगेटिव रेंज ऑफ एक्स एक्सिस, और जहां नेगेटिव रेंज है वहां मोर देन 1 है, और जहां पर पॉजिटिव रेंज है वहां लेस देन 1 है, और जहां वो ओरिजिन में से जा रहे हैं इक्वल टू वहां इसके एक्शन पढ़ रहे थे. यस. ठीक है जी. तो ये था ज्योमेट्रिक मेथड, पर नॉलेज के लिए समझा दिया, क्योंकि अब हायर क्लास में जाओगे तो वहां पे ज्योमेट्रिक मेथड भी आएगा, तो +1 में हमें कुछ स्किप नहीं करना होता. फिर आता है 4th डिग्री. 4th डिग्री का नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक, जब चेंज आती ही नहीं.
अब देखो व्हेन देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये एक्सेप्शनल पॉइंट है। उन सब चीजों के ऊपर अप्लाई होता है जो नहीं, जो ऐसी चीजें जिनको हम सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते, एंटीक पीस हो गए जैसे, तो एंटिक्स में हम नहीं बढ़ा सकते। कई बार बहुत सी चीजें ऐसी दुनिया में जो वो एक एक ही हैं, उनको हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, चाहे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती, तो वहां पर सप्लाई पे इफेक्ट क्या रहता है, जीरो। जैसे डिमांड में बोलते हैं नेसेसिटीज, तो यहाँ नेसेसिटी मत लिखना, डिमांड का एग्जाम्पल है वो, कि जब नेसेसिटीज की बात आती है तो प्राइस जितनी मर्जी चेंज हो जाए, हम नेसेसिटीज की डिमांड चेंज नहीं करते, चाहे वो मेडिसिन हो, सोल्ट हो, स्कूल यूनिफॉर्म हो। स्कूल यूनिफॉर्म सस्ती है पार्टी वेयर ड्रेस से, तो तुम क्या 8-10 खरीद लोगे, हर फंक्शन पे वही पहनते हो। आपके ब्रदर का फंक्शन है मैरिज का, ब्रदर की मैरिज पे स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहे हो क्योंकि सस्ती है वो। ऐसा होता है क्या, नहीं ना, आप तो पार्टी वेयर ड्रेस ले जाते हो, शायद वो 10,000 की हो, कि घर का फंक्शन है, ब्रदर की मैरिज है तो 10,000 का, जबकि स्कूल यूनिफॉर्म सस्ती है। तो हम स्कूल यूनिफॉर्म को सिर्फ लिमिटेड मानते हैं कि मजबूरी है, पहनना कौन चाहता है, स्कूल में मजबूरी है कि अलाउ नहीं करते, इसलिए हम उसको सिर्फ वहीं तक पहनते हैं। कई बार हम ट्यूशन भी नहीं आना चाहते और हमें चांस मिलता है अगर घर जाने का तो हम चेंज करके आते हैं, क्योंकि उसका लिंक स्कूल से बाहर है ही नहीं, क्योंकि वो हमारी क्या है, नेसेसिटी है। इसे मैंने कभी देखा नहीं संडे को कोई स्कूल यूनिफॉर्म में आया हो, कभी ना, तब संडे को, क्योंकि संडे को आपकी नेसेसिटी नहीं है, घर से आ रहे हो आप, स्कूल से आ रहे हो तो ठीक है, फिर तो बनती बात, होना भी चाहिए। तो क्लियर है, तो यहाँ पे डायग्राम कैसा बनेगा, इक्वल टू 1 में क्या होगा, इक्वल टू 0 में नहीं नहीं बेटा 40 डिग्री तो इक्वल टू 1 था ना, वो तो बन चुका है, प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, मतलब जो सप्लाई है इक्वल टू 1 तो यहाँ हो चुका है। हाँ, प्राइस चाहे ज्यादा हो या कम हो, ये देखो प्राइस इज ओपी, देखो ध्यान से बेटा, प्राइस ओपी, सप्लाई इज ओक्यू, कम पैसे दो फिर भी मेरे पास एक ही चीज है, आप ज्यादा दो तब भी एक ही है। अब जब एंटिक्स बिकते हैं तो वहां पे ऑक्शन लगती है, होता है 4 लाख, होता है 5 लाख, 6 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो तो मर्जी बोल दो पैसे, मिलेगा एक ही पीस। ये नहीं कि 4 लाख में एक पीस तो 5 करोड़ में 50 हो गए, पीस तो एक ही है। प्राइस ज्यादा पे बेच सकते हो लेकिन सप्लाई क्या रहेगी, एक ही रहेगी। सेम पॉइंट है। अब प्राइस गिरा के देख लो, प्राइस कम कर दो, तो अगर इन 3 पॉइंट्स को मिलाया जाए तो एक, इन तीनों पॉइंट्स में से एक प्राइस कब निकलेगी, एस एस, दैट इज कॉल्ड पैरेलल टू वाई एक्सिस। पर वो इतना अच्छा आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो एक्स के ऊपर बोलना है, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि सप्लाई तो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, सिंपल लॉजिक है। वाई एक्सिस पे तो प्राइस है, तो तुम सप्लाई की डिग्री को सप्लाई के ऊपर ही बताओगे ना। तो जब सप्लाई का 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो 45 डिग्री तो इक्वल टू 1 है, यहाँ क्या बन गया 90, ना स्टीपर ना फ्लैटर, बिल्कुल स्ट्रेट, तो वहां बोला जाएगा जीरो इलास्टिसिटी। अब इस प्रोडक्ट में जैसे वॉल है, वॉल की इलास्टिसिटी क्या है, 0। प्राइस बढ़ाओ या कम करो वो टच से मस नहीं होती, उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। अब आता है 5th डायग्राम जो एक्सेप्शनल रहता है बेटा, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल इसलिए रहता है क्योंकि अभी तक आप बहुत दूर थे, बस अब तो आप एक क्लास दूर हो। जैसे हम परसों मिलेंगे तो वहां पे आपके सामने एक नया चैप्टर आएगा जिसको बोलते हैं मार्केट फॉर्म्स, और मार्केट फॉर्म में एक ही मार्केट आपके सिलेबस में है, परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक्सेप्शनल मार्केट है जो दुनिया में दिखती ही नहीं है, ऐसे ये डायग्राम भी दिखता ही नहीं, ठीक है, दिखाते हैं। और इस डायग्राम की एग्जांपल देना भी अलाउड नहीं है, ये आपको मार्केट फॉर्म में बताएंगे। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको फार्मर्स का एग्जांपल दूंगा, समझाने के लिए, जो कि अप्लाई होता नहीं उन पे भी। से प्राइस ओपी, क्वांटिटीज ओक्यू। अब प्राइस तो सेम रहेगी, ये एक्सेप्शन पॉइंट है ना। एक्सेप्शन क्या होती है कि एक चीज स्टेबल रहती है। ऊपर वाले डायग्राम में क्या हुआ था, क्वांटिटी स्टेबल थी, प्राइस क्वांटिटी नहीं थी।
अब यहाँ पर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, कम भी कम भी हो जाती है। पैरेलल टू एक्स इसको बोलते हैं एसएस इज ए सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्सिस। वाई एक्सिस की बात ही नहीं करनी, कि सप्लाई को हम एक्स एक्सिस भी मेजर कर रहे हैं। बेटा समझ आ रहा है आपको? सिया, कबीर, रीत, सारा, अंगद सिंह, अंगद यार, पारस, परम। यस सर। ये देखो गलत बात है, आप लोग निधि मैम की क्लास में तो आते हो, मान लीजिए चलो ज्यादा फेवरेट टीचर आपके वही हैं, नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं। तो यहाँ मेरी क्लास में आना चाहिए था, क्लास में तो आओ। मिलोगे, दो बातें होंगी तभी तो कुछ बात पड़ेगी आगे। हाँ जी, हाँ जी, तो एस एस इज द सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है कोई है ही नहीं एग्जाम्पल, बस ऐसे ही मैं कैसे समझाऊंगा आपको? मैंने जीरो वाले में तो एंटी क्रिस बोल दिया, इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, इसलिए इस डायग्राम को बोलते हैं कौन सा? एक्सेप्शन डायग्राम, जहां प्राइस चेंज होती ही नहीं है, क्वांटिटी कितना मर्जी चेंज हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं इनफिनाइट। यहां पर जो डिग्री होती है वो क्या होती है? इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब होता है कि चेंज बहुत ज्यादा होगा, अनप्रेडिक्टेबल चेंज होगा। फिर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इकोनॉमिक्स तो अलाउ नहीं करती हमें, फिर भी अपनी तरफ से दे रहा हूँ। पेट्रोल, पेट्रोल इसका एग्जांपल है। जैसे आज पेट्रोल का रेट है 95, मान लेते हैं ऐसा 95 है, तो 95 के ऊपर आप जितनी मर्जी क्वांटिटी बेच लो। कोई पेट्रोल पंप बेचेगा 100 लीटर, कोई बेचेगा 50 लीटर, कोई बेचेगा 60 लीटर, 80 लीटर, लेकिन प्राइस चेंज नहीं होती। अच्छा तुम अगर चेंज करते भी हो, तुम प्राइस बढ़ा लो, तुम कह दो 96 रुपीज, तो कोई आएगा नहीं आपके पास। अगर एक पेट्रोल पंप 96 में बेचे तो क्या तुम जाओगे वहां? आपको कोई पागल बना भी नहीं सकता। आप गूगल पे डालो ना, अभी लिखो पेट्रोल रेट इन चंडीगढ़, आ जाएगा अभी। और कोई भी पेट्रोल पंप अगर उससे 10 पैसे डाल लेता है तो आप अलाउ ही नहीं करोगे, तो इसलिए कोई पेट्रोल पंप ऐसा पंगा लेगा ही नहीं, इलीगल है वैसे भी। पेट्रोल रेट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, वही चेंज करती है, कम भी नहीं कर सकते। कम भी नहीं कर सकते आप, फिर आपको नुकसान होगा, आप क्यों करोगे? मान लो आप मेरे पेट्रोल पंप पे आओ तो बोलो सर सामने वाला ना 94 पे दे रहा है, मैं बोलूँ फिर वहीं पे चले जाओ, डलवा लो वहां से, नकली होगा, मिक्स करता होगा, पेट्रोल में केरोसिन डालता होगा, पानी डालता होगा। 94 दे रहा तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा करेंगे नहीं बेटा, तुम झूठ, कस्टमर बोलते थे ना झूठ ऐसी, सर वो वाले तो ऐसे सस्ता बेच रहे हैं। पेट्रोल के केस में मैं श्योर हूं, बोलो बेटा ऐसा करो, ये प्रूव कर दो, पेट्रोल पंप तुम्हारा नाम कर दूंगा, तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरा पेट्रोल पंप कम रेट ले ही नहीं सकता अगर वो चंडीगढ़ में ही है। नहीं क्वालिटी तो ये नहीं कि 95 में अच्छी मिल रही है, वो तो जिसने मिक्सिंग करनी मिक्सिंग करेगा, रेट कम नहीं करेगा वो। गोल्ड का रेट हो या पेट्रोल का रेट हो, यहाँ पर जो मार्केट लगती है ना वो अलग मार्केट है, यहाँ पर तुम रेट चेंज नहीं कर सकते, क्वालिटी दो ना दो वो तुम्हारी मर्जी, ठीक नहीं ना? अभी तुम्हें पता नहीं इस मार्केट के बारे में, इस मार्केट में ना कंडीशंस आती हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, चला जाता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट चला जाता है, होमोजेनियस में फिर आगे बात बनती है, हर फार्मर का वीट सेम नहीं है। अब बोलो पंजाब की लुधियाना में राइस सेम नहीं है, अब एक फार्मर अच्छा कुछ यूज करता है, सीड्स जैसे यूज करता है, फर्टिलाइजर यूज करता है, उसका राइस थोड़ा सा बासमती बन जाता है, दूसरा नॉर्मल, तो एग्जाम्पल लगेंगी नहीं, ये कल समझेंगे सारा कुछ कि ये जो मार्केट है इस मार्केट में एग्जाम्पल बनती नहीं, क्योंकि इसमें कंडीशन आती हैं, 8-10 कंडीशन हैं, वो 10 कंडीशन को सेट करना ही मुश्किल है, ठीक है? इसलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट बोलते हैं, नो वन इज परफेक्ट इन द लाइफ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसका डायग्राम भी एग्जिस्ट नहीं करता, और एग्जिस्ट करे तो फिर ये बोलते हैं कि अगर एग्जिस्ट करे तो प्राइस ये नहीं होगा, सेम प्राइस पे तुम जितनी मर्जी क्वांटिटी बेच लो, प्राइस तुम्हारी सेम फिक्स हो जाएगी। वो प्राइस कैसे फिक्स होती है, वही हमारी माइक्रो का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। अभी तुम्हारे लिए नेम्स है, बस बच्चा बोलता है सर एक बुक से पढ़ के बताता हूँ,
क्या बोलते हैं सर, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट, उसको बस वो नाम होता है ना, उसको मीनिंग तो पता नहीं, पर जैसे तुम कल चैप्टर कर लोगे मेरे साथ तुम्हें प्रॉपर पता होगा इसका मीनिंग क्या है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उसकी 10 कंडीशन है, 10 की 10 अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, एक आधी कंडीशन फिर भी रह जाती है, इसलिए बोलते हैं नो वन इज परफेक्ट। एक अच्छा टीचर बनने के लिए अगर 10 कंडीशन चाहिए हो, तो अब मान लो मेरे अंदर 9 हो, एक नहीं है, अब मैं क्या करूँ, नहीं है तो नहीं है, अगर 10 की 10 आ जाए मेरे अंदर तो मैं क्या बन जाऊंगा, परफेक्ट, तो वो परफेक्ट बन जाए। तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है ना, तो वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके 5 डायग्राम्स हैं, 5 डिग्रीज को दिखाते हैं, वो सबका आंसर है एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस 0, पैरेलल एक्स एक्सिस इनफिनाइट। तीसरा ओरिजिन से निकलती है, वो एक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओरिजिन है बस, इक्वल टू 1। अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो लेस देन 1, अगर एक्स एक्सिस नेगेटिव more than 1. गुड। तो यहाँ पे 4 पेज खत्म हो जाते हैं। डिग्रीज, उसके ऊपर है ज्योमेट्रिक मेथड, सिलेबस में नहीं है बट फिर भी समझा दिया आपको। उसके ऊपर है परसेंटेज मेथड, और उसके ऊपर है फैक्टर्स, और फिर मीनिंग है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल पार्ट। लॉन्ग क्लास है तो यहाँ 5 मिनट्स की ब्रेक होगी, Break. हाँ 5 मिनट्स, लेकिन ज़्यादा नहीं बेटा।